अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जब चार्जेस आपके मोशन स्टार्ट कर लेते हैं तो उस टाइम जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कहता हूँ। अच्छा, अब चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं? चार्जेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। करंट ड्यू टू नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। सही है। अच्छा, करंट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई डी। एक्चुअली इसको हम एन क्यू डिवाइड बाई डी कहते हैं। तो Q इज द चार्ज एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। T इज द टाइम। ओके, यानी 1 सेकेंड में कितना चेंज इन चार्जेस आ रहे हैं तो उसको हम करंट कहते हैं। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और Q इज द चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे सेम चार्जेस होते हैं या डिफरेंट चार्जेस होते हैं? डिफरेंट चार्जेस होते हैं। सिर्फ प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो सेम होते हैं। जी सर, मैग्नीट्यूड सेम, वो 1.6 टाइम 19 कूलम। तो प्रोटॉन में ये आपका पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव होगा और न्यूट्रॉन में हमारे पास न्यूट्रल चार्ज होते हैं। अच्छा, हमारे पास इस तरह का ना, अब कन्वेंशनल करंट को डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट को। इस तरह था कि जब ये मॉडल नहीं आया था, बोहर का मॉडल, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो। सही है। बोहर ने हमें क्या कहा था कि आपके एटम में क्या होते हैं, एटम के अंदर क्या होते हैं, एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये कंसेप्ट हमें बोहर ने दिया था। उससे पहले, बोहर के आने से पहले हमें पता नहीं था, कि हम कहते थे कि बस ये हमारे पास एटम है। ओके, हमें पता नहीं था कि एटम के अंदर क्या होता है। सही। तो उसने कहा था कि आपको पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। सही है। और इसने कहा था कि आपका जो प्रोटॉन्स होगा दैट इज कितना हेवियर होता है, 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। सही है। तो जब प्रोटॉन आपका इतना हेवियर है तो ये मोशन किस तरह करेगा? अभी मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मीन के प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इतना हेवी है तो ये किस तरह मोशन करेगा? तो ये एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि कन्वेंशनल करंट में तो हम कहते हैं कि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक करंट में हम कहते हैं कि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो तो सही है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का कांसेप्ट तो सही है। आफ्टर दिस बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक करंट्स कह दूं तो वो तो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि कन्वेंशनल करंट इज करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, तो फिर आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि आप कहोगे कि सर ये तो प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और प्रोटॉन्स, एक तो ये पॉइंट है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो वो किस तरह रिवॉल्व करते हैं, वो बाहर किस तरह निकलते हैं न्यूक्लियस से। और दूसरी बात यह है कि वो तो 1837 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन है, तो हैवी ऑब्जेक्ट को तो हम इजीली मूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख लो तो हैवी ऑब्जेक्ट को तो आप मूव नहीं कर सकते, जबकि लाइटर पार्टिकल को आप इजीली मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह के लिए। लेकिन यहाँ पे हैवियर बॉडी के लिए मुझे काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको डिस्प्लेस करने के लिए। सही है। तो इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स इस कंसेप्ट को फिर मैं आपको इसका मैं आंसर दूंगा आपको कि आफ्टर फ्यू मिनट्स। उससे पहले आप ये जान लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह क्या होते हैं। तो हमारे पास इस तरह होता है कि जब हमारे पास यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर लेता है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नहीं, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमारे पास इस तरह होता है ना कि न्यूट्रल बॉडी होता है। न्यूट्रल में हमारे पास क्या जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सही है। और इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, मास हम किसको कहते हैं? दैट इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। लेकिन मोस्टली हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आपके कभी रिलीज हो जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं।
तो कहोगे कि सर ये तो चेंज हो रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लें तो डजंट मीन दैट कि आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़े हुए हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या तो यहाँ पे आपका लेट्स से एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सही है, तो ये पार्टिकल आपका न्यूट्रल होगा। बिल्कुल सही है। अब इस तरह कर लो कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लो, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सही है, ये आपका आयंस बन जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज आयंस। अच्छा, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लिया, तो एक बेस्ट काम के लिए जिस तरह आप किसी को पैसे देते हो तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो आप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, सही है, लोग कहते हैं कि आपकी इज्जत काफी बढ़ जाती है, सही है, ये पॉजिटिव सा काम है। तो इसी वजह से अक्सर स्टूडेंट इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को ये एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है तो एक अच्छा काम है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जब ये एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, सही है, यानी इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक और इलेक्ट्रॉन को अपने पास यानी एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। जिस तरह आप किसी से पैसे लेते हो तो एक अच्छी बात नहीं होती किसी से पैसे लेना, तो वो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। इस तरह अक्सर स्टूडेंट इसको इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्री में किसी से पैसे लेना अच्छी बात नहीं होती, तो इस तरह ये फ्री में इलेक्ट्रॉन को लेना, यानी इसके साथ अपना वो, ये तो न्यूट्रल है एटम, लेकिन ये वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, तो ये हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर लेगा, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ये नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सही है, इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लिया, तो ये आपका यहाँ पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इस तरह कर लूं कि इन दोनों को, पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास न्यूट्रल था, अब मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव आयंस आ गया और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया, सही है। अब मैं इस तरह कर लेता हूं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लेता हूं इसके क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, सही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाएगा और ये पॉजिटिव आयन आपका इस साइड पे आएगा। अच्छा, अब जब जो आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेलोसिटी गेन बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर लो, ओके, इन इलेक्ट्रॉन्स के अक्रॉस, तो जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा या जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा, तो उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका मूव कर रहा है, तो इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट्स कहते हैं। ओके, इसकी तरफ अभी मैं आता हूँ कि हम कन्वेंशनल करंट क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट्स क्यों कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इस तरह कर लूँ कि मेरे पास न्यूट्रल करंट का मैंने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि जब पॉजिटिव के से नेगेटिव की तरफ जाए तो कन्वेंशनल करंट होता है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए तो नॉन कन्वेंशनल करंट होता है। जी, ऐसा कुछ पढ़ा जी, ये आपका कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव यही होता है जो आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे अक्सर वो आ जाते हैं ना क्वेश्चन कि पॉजिटिव चार्जेस किस तरह मूव करेंगे, प्रोटॉन तो हैवी भी होते हैं और वो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आपका प्रोटॉन मूव कर ले, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ चले जाए। बिल्कुल सही है, तो उसको थोड़ा क्लेरिफाई करने के लिए ये मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ कि लेट्स से मेरे पास इस तरह की दिस इज द न्यूट्रल प्लेट, न्यूट्रल प्लेट्स मींस कि यहाँ पे आपके इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। अच्छा, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं नेगेटिव सप्लाई को कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट मींस करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे आपके पॉजिटिव प्लेट है दिस इज, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से इस साइड पे जाएंगे।
फिर इससे इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ एक तरह का बैलेंस हुआ हुआ है कि विभिन्न पे है। जी, इक्विलिब्रियम भी है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। यस, एक्चुअली यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी सप्लाई कनेक्ट कर लिया है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये अनइक्विलिब्रियम अब हो जाएंगे, यानी अब इक्विलिब्रियम की तरफ आफ्टर फ्यू इंटरवल ऑफ टाइम ये इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे सब। बिल्कुल सर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से वो रिपल्सिव फोर्स इस पे एक्ट होगा और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, जी सर बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये आपका प्रोटॉन यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज से रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया, सही है। तो इस साइड पे क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया, सही है, यानी एक प्रोटॉन आपके पास एक्स्ट्रा है यहाँ पे। जिस तरह अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब इक्वल होते हैं तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे देखो इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लिया, दे दिए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रहे हैं आपको? हाँ जी जी सर, ये अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ये यहाँ पे जो एटम था उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जी सर बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाए तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन चले जाए तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, सही है। यानी इट मींस कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे और यहाँ पे आपके 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, सही है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, सही है। और एक्चुअल में इस तरह होता है, सही है, ये एक्चुअल में इस तरह होता है, जो हमारे पास करंट फ्लो करते हैं ना, जो वायर्स में हमारे पास करंट फ्लो करते हैं, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द प्रोटॉन्स, ओके। बिल्कुल सर। तो करंट का डायरेक्शन इस, यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब इस तरह कर लेते हैं, कन्वेंशनल करंट को डिस्कस कर लेते हैं, और कन्वेंशनल करंट में देखते हैं कि हमारे पास इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, उस साइड पे नेगेटिव चार्ज आते हैं कि नहीं। इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। यहाँ पे मैं नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर लेता हूँ, दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके। और यहाँ पे मैं कन्वेंशनल करंट को डिस्कस कर लेता हूँ। कन्वेंशनल करंट में हमारे पास क्या होता है, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। इन प्रोटॉन्स आपके मूव करते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं करते हैं। एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन हम लेफ्ट से हमारे पास प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, ओके। तो आपका एक प्रोटॉन, लेट्स से ये प्रोटॉन जो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और प्रोटॉन चला जाएगा, सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह दूसरा प्रोटॉन चले जाए उस साइड पे, तो आपका यहाँ पे एक दूसरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे एक प्रोटॉन दूसरा आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह एक तीसरा, तो इस तरह यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा, एक प्रोटॉन दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। तो दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पे मैंने नेगेटिव बैटरी का कनेक्ट किया था टर्मिनल, एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसको मैं अब इस तरह कर लेता हूँ कि दिस वाज माय बैटरी, जो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया था, और ये बॉडी जो है ये मेरे पास है, सही है। ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल था, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल था। तो हम कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जी सर। इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज कन्वेंशनल एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, सही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं यहां से लेके यहां तक, यहां इस तरह,
सही है। एक्चुअल में क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, सही है। लेकिन कन्वेंशनली मैं कहता हूं कि नहीं, मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं यहाँ से यहाँ पे, जो कि इक्वल हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना या प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ आना सेम ही है। यहाँ पे आप देख लो, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहे, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहे, तो इट मीन्स कि एक प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। सही है। तो एक्चुअल में हमारे पास प्रोटॉन फ्लो नहीं करते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो एक्चुअल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। सो दोनों इक्वल ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज सेम एज द कन्वेंशनल करंट। सही है। तो यहाँ पे अब आपके माइंड में ये आ जाएगा कि ये हम ये डायरेक्शन क्यों लेते हैं, कन्वेंशनल करंट का ये डायरेक्शन हम क्यों लेते हैं कि हम इस तरह, ये एक्चुअली हमारे पास इस तरह होता है ना कि आपका जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ओके, हाई कंसंट्रेशन ज्यादा हो, लेट्स से यहाँ पे टेम्परेचर आपका 70 डिग्री है और इसके साथ दूसरा बॉडी कनेक्ट कर लो जिसका टेम्परेचर आपका 20 डिग्री होगा, तो यहाँ पे आपका हीट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये हीट बैलेंस ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन ना आ जाए। सही है। तो हमेशा हम जहां पे भी करते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास एवरीथिंग मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, तो पॉजिटिव को हम अक्सर हायर कंसंट्रेशन के तौर पर जानते हैं। सही है। फिजिक्स में हम पॉजिटिव टर्मिनल हम कहते हैं कि मेरे पास हाई कंसंट्रेशन है और इलेक्ट्रॉन मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल मींस लो कंसंट्रेशन है, तो करंट मेरे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जो कि एक्चुअल में आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जी सर, बिल्कुल सही है। तो इसको आप फिर देख लो तो शायद आपको समझ आ जाए कि कन्वेंशनल करंट हमारे पास एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। सही है। ये एक्चुअल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। ये इसी तरह है कि लेट्स से ये आपका एक बीकर है, सही है, ये आपका बीकर है, इसमें लेट्स से मेरे पास पॉजिटिव 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5, सही है। सही है, समझ आ रहे हैं आपको? जी जी सर, समझ आ रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप इस तरह कर लो कि इससे एक पॉजिटिव चार्ज को आउट कर लो इस बीकर से, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को आपने उठाना है और बाहर फेंक देना है, राइट? बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि इस तरह तो नहीं हो सकता, ये तो काफी हैवी है, ये तो काफी हैवी है, आप इस तरह ना करो, आप कुछ कोई और मेथड अप्लाई कर लो इसके लिए। यहाँ पे मुझे 4 पॉजिटिव चार्ज मिलने चाहिए, यानी इंस्टेड ऑफ 5 आई नीड 4 पॉजिटिव चार्ज इन दिस बीकर। सो कोई और मेथड आ रहे हैं आपके माइंड में कि जिसके थ्रू आप इसको 4 बना लो इंस्टेड ऑफ 5? और बना लूं इंस्टेड ऑफ 5 या बैटरी कनेक्ट कर दें। नहीं, बैटरी के साथ नहीं, अगर मैं इस तरह कर दूं कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फेंक दूं, जी सर बिल्कुल, वो और हो जाए, या तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सर। तो ये आपके 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये इस तरह कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी इस तरह है कि बजाय इसके कि आप इसको उठा लो, सही है, ये हैवी भी है, सही है, हम इस तरह कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक देते हैं। जी सर बिल्कुल, सही है। तो इससे तो आपको पास फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट मींस यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहे हैं, 4 प्रोटॉन्स आ रहे हैं, और फिजिक्स को भी मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। फिजिक्स को मैं किस तरह सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहा हूँ, मैं प्रोटॉन को फ्लो नहीं करवा रहा। अगर मैं प्रोटॉन को यहाँ से उठा लूँ तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये आप क्या कर रहे हो, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स को आप किस तरह फ्लो करवा रहे हो? बिल्कुल सर, ठीक है, वैसे समझ आ गई अच्छी बात। जी, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बल्कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये इस तरह का थोड़ा सा फिनोमेना है। अच्छा, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, दिस इज द बैटरी, ओके, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक बल्ब को अटैच कर लेता हूँ, सही है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो स्टार्ट कर लेगा, इस तरह जाएगा, सही है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट कर लेते हैं तो इट मींस कि आपका करंट इसमें जनरेट हो जाएगा और करंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, कन्वेंशनल करंट आपका जाएगा, सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, सही है। और
अच्छा, आज मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया कि मेरे पास टू टाइप्स ऑफ करंट होते हैं, एक आपका कन्वेंशनल करंट होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो आपने जब भी डायरेक्शन कौन सी आपने यूज करनी है, यानी आपने कौन सा करंट यूज करना है कन्वेक्शनल। या कन्वेंशनल करंट आपने यूज करना है। ओके, तो कन्वेंशनल करंट मेरे पास इस तरह जा रहे हैं, सही है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह जाएंगे और ये बल्ब आपका, ये आपको बल्ब लाइट भी देगा प्लस हीट भी देगा, सही है। अच्छा, ये लाइट हीट क्यों देगा, तो इसको थोड़ा फिर बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास बैटरी है, तो बैटरी मीन्स कि मेरे पास हाई एनर्जी यहाँ पे है, सही है, केमिकल एनर्जी है मेरे पास, सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ले लेते हैं इन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ओके। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और इस रास्ते पे जाते हैं इस तरह, और यहाँ पे एनर्जी डिलीवर कर लेते हैं और फिर वापस आते हैं बैटरी की तरफ, सही है। बिल्कुल सर। अच्छा, तो एक चार्ज कितना एनर्जी डिलीवर करेगा यहाँ पे, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर इस बैटरी को मैं बहुत बड़ा बैटरी ले आऊं, लेट्स से ये मेरे पास 12 वोल्ट बैटरी है, तो यहाँ पे आपको बल्ब की रोशनी होगी लेकिन इतनी तेज नहीं होगी। लेट्स से मैं इसको 24 वोल्ट का लेता हूँ इस बैटरी को, तो यहाँ पे ये बल्ब बहुत ज्यादा रोशनी आपको देगी। क्यों रोशनी देगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 12 वोल्ट आप 24 जूल ऑफ एनर्जी को वो कैरी कर रहा है और यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। पहले 12 जूल एनर्जी को यहाँ से ले जाता था और यहाँ पे डिलीवर करता था, अब 24 जूल ऑफ एनर्जी को यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ पे डिलीवर कर लेते हैं। तो इट मींस कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, पहले 12 वोल्ट था अब 24 वोल्ट हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, दैट इज एनर्जी ट्रांसफर और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी को यहाँ से ले जा रहे हैं और यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, सही है। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क, यानी ये कितना वर्क डन कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। जिस तरह आप में एनर्जी होगी तो आप वर्क डन करोगे, आप में एनर्जी जीरो होगी तो आप तो कोई वर्क डन नहीं करोगे, तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास हीट क्यों जनरेट हो गया, तो हमारे पास हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वो इसके साथ कोलाइड करेगा तो एक फ्रैक्शन सा प्रोड्यूस होगा। तो फ्रैक्शन की वजह से हमने ये पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास जब भी फ्रैक्शन आते हैं तो वहां पे हमारे पास हीट जनरेट होता है, बिल्कुल सर। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ जब कोलाइड करते हैं, कोलिजन की वजह से, यानी एक दूसरे के साथ जब इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है तो उसकी वजह से आपका एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हीट भी मिलेगा। तो बैटरी की एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, लाइट में यूटिलाइज हो रही है प्लस हीट में, जो कि हम हीट अक्सर कहते हैं कि लॉसेस होते हैं। जो पुराने जमाने के 100 वाट बल्ब हम यूज करते थे तो उसमें काफी ज्यादा हीट लॉस होता था, जबकि आजकल एलईडी आप यूज करो तो उसके वो इतना हीट लॉस उसमें इतना नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर मींस के ये करंट कितना जा रहा है और इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज कितनी दी है, यानी बैटरी कितनी है। सो द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। एक्चुअली वर्क एनर्जी, वो जो एक चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या और यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि मेरे पास वोल्टेज होते हैं वो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका करंट होता है। सो पावर इज इक्वल टू IV। तो आपने जब भी पावर फाइंड करना है, इस यानी आपने इस बल्ब के क्रॉस पावर को फाइंड करना है तो आपने इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है और करंट कितना जा रहा है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट पावर। जी सर, ये समझ आ गया। अच्छा, आज रेजिस्टेंस चैप्टर कर लेंगे आफ्टर फ्यू आवर्स, और उसके बाद वो पास पेपर स्टार्ट कर लेंगे। सर ऐसे ही करेंगे कि मतलब जैसे ही खत्म होता है पास पेपर करेंगे जी। थोड़े बहुत 2-3 सर आप करवा देना स्टार्ट वाले, फिर हम मतलब एक कंटिन्यू सर वो बन जाता है बंदे का, जी, हाथ खुल जाता है। और पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके बहुत ज्यादातर कांसेप्ट पास पेपर ही में क्लियर होता है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ओके, उसमें हमारे पास बल्ब होता है इस तरह,
और यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज सप्लाई होती है। सॉरी सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को हम शो करेंगे, दैट्स विल बी लाइक दिस इज बल्ब। ओके, अच्छा हमारे पास यहाँ पे दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, या वोल्टेज सप्लाई। अच्छा यहाँ पे वोल्टेज दिस इज दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इन्हीं बैटरी से एनर्जी लेगा, एनर्जी गेन करेगा और इस तरह मूव करेगा और यहाँ पे एनर्जी डिलीवर करेगा और फिर वापस इस तरह आएगा। अच्छा, दिस एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज। ओके, अच्छा इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे यहाँ पे, ओके, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, उनको हम करंट कहते हैं। ओके, दैट इज करंट। सो ये दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब भी जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस सर्किट में जब फ्लो करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो हर्डल्स आएंगे सामने उनको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो इसके बाद हम अब ओम लॉ को डिस्कस करेंगे। तो ओम लॉ हमें क्या बताते हैं, ओम लॉ हमें रिलेशन देता है बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। पर ओम लॉ पे जाने से पहले ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये लास्ट टाइम हमने इसमें मैंने एक ही टर्म आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अभी अफजाद ने कहा कि ये एक फार्मूला है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। योर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस तरह होता है कि ये मेटल है, सही है, मेटल में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस भी होते हैं, लेटेस्ट आयन भी होते हैं, सही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन करते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस मेटल, इफ आई अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस मेटल, तो फिर क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो उस टाइम यानी आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर दिस वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दैट्स विल बी लाइक दिस। After this electric field, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ फ्लो करेंगे टुवर्ड दिस साइड, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, योर आई इज इक्वल टू दिस इक्वेशन इज n q v d a। vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर n इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट मींस कि ज्यादा चार्जेस हैं, तो जब ज्यादा चार्जेस होंगे तो आपका करंट भी ज्यादा होगा। ओके, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस कि आप इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस कि दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी तेजी के साथ वो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, ओके, तो इट मींस कि इतना कम टाइम लेगा तो उतना ज्यादा करंट आपके पास होगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना टाइम आपका कम होगा। वेलोसिटी ज्यादा होगा तो टाइम आपका कम होगा। तो जब टाइम कम होगा तो I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T, तो उतना आपका करंट ज्यादा होगा। ओके, तो यू कैन से दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। अच्छा, एरिया को देख लो, जितना ज्यादा एरिया होगा, ओके, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो करेंगे, यानी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये मटेरियल होगा तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो उतना ज्यादा करंट होगा। सो यू कैन से दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सही है। और चार्ज तो आपका इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 19 होता है। ओके, सो दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD A and N, so I will be equal to Q V D N N। ओके, तो ये इक्वेशन आपके पास वहां से आ जाते हैं। बस ये इक्वेशन आप लोग याद कर लो। ओके, इसका और उसके पीछे क्या लॉजिक है, कंसेप्ट है, वो बस ये थोड़ा सा आप अपने ज़हन में रखिएगा। अच्छा, आप ओम लॉ की तरफ आ जाते हैं। तो ओम लॉ गिव मी द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा मैंने अभी कुछ फ्यू मिनट्स पहले मैंने ये बताया कि हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी को अपने साथ कैरी करेगा और कितनी एनर्जी यहाँ पे डिलीवर करेगा, उसके बाद वापस इस तरह आएगा। ओके, इफ दिस इज 12 वोल्ट बैटरी,
तो ये कितने एक इलेक्ट्रॉन आपकी 12 जूल एनर्जी यहाँ से अपने साथ कैरी करेगा, ओके, और यहाँ पे 12 जूल एनर्जी डिलीवर करेगा, उसके बाद वापस आएगा। अगर मैं इस 12 को बैटरी को मैं रिप्लेस कर लूँ 24 वोल्ट बैटरी के साथ, तो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा एनर्जी को कैरी करेगा। सही है। या आप इस तरह कर लो कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन 12 वोल्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन 12 वोल्ट, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके एनर्जी को कैरी करेगा और यहाँ पे एनर्जी को डिलीवर करेगा। सही है। यानी जितनी ज्यादा आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर लो, जितनी यहाँ पे बैटरी की एनर्जी जितनी इंक्रीज कर लो आप, उतना ज्यादा आपके पास करंट फ्लो करेगा। सही है। जिस तरह वो होता है ना कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को जितना हम इंक्रीज करते हैं तो उतना तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इफ दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह आएगा। लेकिन अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं और ज्यादा इंक्रीज कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा। सही है। अगर मैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस कर लूं तो बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा, यानी बहुत कम टाइम लेगा। ओके, तो कम टाइम लेगा तो इट मींस कि बहुत ज्यादा करंट होगा आपका। तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जाओ तो आपका करंट इंक्रीज होगा। सो यू कैन से दैट योर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, अच्छा, तो your V is directly proportional to current and V will be equal to IR, where R is the constant of proportionality. And your resistance will depend on temperature. सही है। यानी it means के आप ये इक्वेशन ये प्रोपोर्शनलिटी कब वैलिड होगा, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सही है। ये आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जब आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इट मींस कि आपका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। ओके, तो उस टाइम आपका ये इक्वेशन वैलिड होगा। अगर टेम्परेचर आपके रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वहां पे ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कर्व्स हैं। सही है। तो हमारे पास कर्व्स हमने अगर ड्रॉ करने हैं तो कर्व्स में हमने यहाँ पे कौन सा टर्म्स लेने हैं, वोल्टेज में लेनी है करंट को, तो यहाँ पे आपने वोल्टेज लेना है और यहाँ पे करंट लेना है, बिकॉज दिस एक्सिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस एंड दिस इज द डिपेंडेंट एक्सिस। तो डिपेंडेंट एक्सिस में मैं करंट ले रहा हूँ बिकॉज करंट डिपेंड ऑन वोल्टेज। अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज होगा तो तभी करंट होगा, अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज नहीं होगा तो करंट आपका नहीं होगा। सो इट मींस दैट दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो इसको आपने डिपेंडेंट एक्सिस पे लेना है, इसको आपने इंडिपेंडेंट एक्सिस पे लेना है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो इट मींस कि इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है। लाइक जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊं तो वैसे आप मेरा करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ये इस तरह होगा आपको। सही, स्ट्रेट लाइन आपका बनेगा। लाइक अगर आप वोल्टेज को इसको माइनस कर लो, बैटरी को ऑपोजिट लगा लो, तो आपका करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो आपका करंट भी ऑपोजिट हो जाएगा। आप बैटरी के टर्मिनल को ऑपोजिट कर लो तो आपका करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कुछ मटेरियल्स हमारे पास इस तरह होते हैं जिसके लिए ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आता है, इसी तरह आता है जिस तरह मैंने ड्रॉ की। कुछ मटेरियल मेरे पास इस तरह होते हैं जिसके लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। लाइक डायोड हो गया, डायोड के लिए आपका IV कर्व किस तरह आएगा, डायोड के लिए आपका IV कर्व कुछ इस तरह आएगा। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। तो डायोड के लिए हमारे पास IV कर्व कुछ इस तरह आता है। सही है। अच्छा, हमारे पास फिलामेंट बल्ब हो गए। आजकल जो हमारे पास घरों में बल्ब्स होते हैं वो तो LED बल्ब होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में हमारे पास फिलामेंट बल्ब होते थे, वो 100 वाट का बल्ब होता था, अगर आप लोगों को याद हो। तो उसका कर्व किस तरह आता था, उसका IV कर्व कुछ इस तरह बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे देख लो, अगर कोई डिवाइस का IV कर्व इस तरह आता है। सही है। तो दैट मटेरियल इज नोन एज ओहमिक मटेरियल, उसको हम ओहमिक मटेरियल कहते हैं। लाइक आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो हमारे पास है वो कौन सा है, कॉपर है या सिल्वर है या गोल्ड है या एल्यूमिनियम? मेरे ख्याल से कॉपर है। नहीं, सबसे बेस्ट कंडक्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास सिल्वर है। ओके, इसके बाद हमारे नहीं कॉपर नहीं है ये एक्चुअली कॉपर। जी,
नहीं आप ये सर्च कर लो। खैर सिल्वर जो होता है ना वो कॉस्टली होता है, इसी वजह से हमारे पास ज्यादा नहीं होता। सबसे पहले बेस्ट कंडक्टर जो हमारे पास है वो सिल्वर है, सही है। इसके बाद ही कॉपर आते हैं। लेकिन नॉर्मली हम घरों में कॉपर ही यूज करते हैं, सही है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली जो है वो सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, कॉपर के बाद बाकी है। कॉपर के बाद कौन सा है हमारे पास, इसके बाद गोल्ड है, सही बेस्ट कंडक्टर। इसके बाद एल्यूमिनियम आ जाते हैं, सही। लेकिन हमारे पास जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस होगी वहां पे आप देख लो तो वहां पे एल्यूमिनियम कंडक्टर होते हैं, सही। इसके बाद कैल्शियम, टंगस्टन और जिंक वगैरह वो आ जाते हैं, लेकिन उसको हम इतना कंसिडर नहीं करते। अच्छा, हम ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे पास होती है वो एल्यूमिनियम से होती है। तो एल्यूमिनियम वो क्यों होता है, क्योंकि वो लाइटर होता है, सही है। एल्यूमिनियम कंडक्टर जो होता है ये आपका लाइटर होता है और ये आपके चीप भी होते हैं, जबकि कॉपर जो होता है वो चीप नहीं होता। वो इसी तरह सिल्वर भी हमारे पास है। तो ये आपका वो कंडक्टिविटी, इसका ट्रेंड इस तरह बनते हैं, सही। सिल्वर होता है, कॉपर होता है, फिर गोल्ड होता है। अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं वहां पे सिल्वर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप कॉपर को चूज कर लिया कर वहां पे। अच्छा, तो ये सारे जो कंडक्टर्स हैं ये इनका जब आप आई वी कर्व ड्रा कर लो तो दैट्स विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके, सो यू कैन से दैट दिस मटेरियल इज द ओहमिक मटेरियल। अब हमारे पास डायोड हो गया, इनका स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिलामेंट बल्ब हो गया, इनका भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो यू कैन से दैट दीस मटेरियल आर द नॉन ओहमिक मटेरियल, यानी ये ओम लॉ को ओबे नहीं करता, सही। अच्छा, ये कर्व्स क्यों इस तरह होते हैं, ये अगर आप लोगों का आगे चैप्टर आ गया डायोड का तो वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को फाइंड कर लो, आपकी एक ही वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की। यहाँ पे फाइंड कर लो, यहाँ पे फाइंड कर लो, आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। क्यों रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सही है। तो ओम लॉ में ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। यानी जब भी आपने इस इक्वेशन, इस डेरिवेशन को इस तरह लिखना है तो यहाँ पे आपने साथ में ये कंडीशन भी डालना है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, से। अच्छा, ये तो हम डायोड बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर अगर आ गया तो वहां पे हम इसको डिस्कस करें कि ये आई वी कर्व क्यों इस तरह बनते हैं। फिलामेंट बल्ब को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पुराने जमाने के वो बल्ब होते हैं वो कुछ इस तरह के होते थे, इस तरह के बल्ब होता था। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर लो तो ये तो करंट को इंक्रीज कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसमें, सही है। लेकिन वोल्टेज को यहाँ पे आप इंक्रीज करो तो आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ज्यादा वोल्टेज जब यहाँ पे आप पहुंच जाओ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेटेस्ट एटम्स के साथ, लेटेस्ट आयंस जो होंगे उनके साथ ये कोलिजन स्टार्ट कर लेगा। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो फिर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। पहले आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होने, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड लेटेस्ट आयंस। तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया यहाँ पे। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट था यहाँ पे तो तब तो आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे कोलिजन्स, हाई कोलिजन्स की वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। आपने अगर पुराने जमाने को 100 वाट के बल्ब देखे हो तो उसको आप जला दो तो थोड़ी देर बाद वो बहुत गर्म हो जाते हैं। यहाँ पे आप हाथ वो कर लो ना तो काफी वो गर्म सी वो, नहीं वो पहले जो थे वो काफी ज्यादा फीलिंग आती है। आजकल भी होते हैं लेकिन इतने वो नहीं होते। एलईडी बल्ब अगर आप कर लो ना गर्म, इतने गर्म नहीं होते हैं जितने वो होते थे वो 100 वाट। इनका वो भी ज्यादा था, यानी ये वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी काफी ज्यादा इनमें थी, यानी बिल ज्यादा आता था। आजकल हम एलईडी बल्ब यूज कर लेते हैं तो बिल इतना नहीं आता। अच्छा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, सही। अच्छा, इसके बाद रेजिस्टिविटी का आ जाते हैं एक फैक्टर। हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, सही है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 3 चीजों पे। ओके, एक आपका ये नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मींस कि आप कौन सा कंडक्टर यूज कर रहे हो।
अगर आप सिल्वर यूज कर रहे हो तो सिल्वर में बहुत कम रेजिस्टेंस होते हैं। अगर आप कॉपर यूज कर रहे हो तो कॉपर में रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिल्वर। इस तरह गोल्ड में रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉपर। तो ये डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डायमेंशंस पे। डायमेंशन मींस कि आपके कंडक्टर का एरिया कितना है, कंडक्टर का लेंथ कितना है, सही। इट आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है, सही। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इट मींस के इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्यादा कोलिजन ज्यादा करेंगे, सही। तो उसकी वजह से आपके पास एक हीटिंग इफेक्ट लूज होगा, यानी टेम्परेचर आपका, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी, अच्छा तो अब अगर मैं यहाँ पे इन्होंने ये एक एग्जांपल दिए हैं, सही है। तो दिस इज द, लेट्स से दिस इज द रेड बॉय, ओके, दीज आर द ब्लू बॉयज, ओके। इस रेड बॉय ने इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है। तो अगर ब्लू बॉयज का जो अमाउंट है वो सेम है, सही है। इन दोनों में यानी जितनी, लेट्स से यहाँ पे 100 ब्लू बॉयज हैं, यहाँ पे भी 100 ब्लू बॉयज हैं। तो इसके लिए कौन सा इजी होगा? इस तरह, अगर ब्लू बॉयज को मैं इस तरह अरेंज कर लूँ या इस तरह अरेंज कर लूँ, वन पाथ इसके लिए इजी होगा या टू पाथ, सेकंड पाथ इसके लिए इजी होगा रेड बॉय को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए? सेकंड इजी होगा, सेकंड, रास्ता ज्यादा है आपके पास। जी सेकंड इजी होगा, फर्स्ट थोड़ा टफ होगा, ओके। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अगर रेड बॉय, लेट्स से रेड बॉय मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर लूँ, दिस इज माय लेंथ, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर लूँ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लेंथ कितना था? इतना था, सही है। अब इन्हीं को मैंने, यानी लेंथ मैंने इंक्रीज कर लिए, तो अब मेरे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, ओके। या अगर मैं इस तरह कर लूं कि लेट्स से इतने ब्लू बॉयज थे, सही है, इतने ब्लू बॉयज थे ये, तो लेंथ कम था, सही है, इसके लिए इजी था, इतना मुश्किल नहीं था यहाँ तक आना। लेकिन अगर इस लेंथ को मैं इंक्रीज कर लूं तो और ब्लू बॉयज आ जाएंगे, सही है। तो अब इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इट मींस कि जितना मैं लेंथ को इंक्रीज करता जाऊं उतना इस रेड बॉय के लिए मुश्किल होगा उन सबको पास करना, यानी सारे ब्लू बॉयज को पास करना इसके लिए मुश्किल होगा, मुश्किल होता जाएगा। यानी आई कैन से दैट इफ आई इंक्रीज द लेंथ देन माय रेजिस्टेंस विल गेट इंक्रीज। सो कैन आई से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, अगर यहाँ पे Yes. अच्छा अगर यहाँ पे मैं इस तरह कर लूं कि ये एरिया में इंक्रीज कर लूं, सही है। पहले मेरे पास ये एरिया था, अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एरिया को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, सही। तो जैसे आप एरिया को इंक्रीज करते जाओ तो इस रेड बॉय के लिए इजी होगा, उतना इजी होगा इन सबको पास करना, ओके। क्योंकि आप एरिया को इंक्रीज कर लो तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, इस एरिया को कवर करेंगे, सही। तो उतना इसके लिए इजी होगा इन सब में से पास होना, इस पॉइंट तक आना, सही। सो कैन आई से इट, कैन आई से लाइक योर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी आप एरिया को इंक्रीज करते जाओ तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा, उतना इजी होगा इस रेड बॉय के लिए इन ब्लू बॉयज को पास करना। सो इन दोनों को अगर आप कंबाइन लिख लो, सो योर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर यूनिट एरिया। सो योर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय एन। रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, एंड दिस रो डिपेंड ऑन द मटेरियल, ओके। अगर आप सिल्वर यूज कर रहे हो तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, सही है, तो इसका एक फिक्स वैल्यू होगा, सही है। अगर मैं आपको, लेट्स से मैंने आपको एक कंडक्टर दे दिया है, सही है, और मैंने आपसे कहा कि इसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है, इसका जो लेंथ है वो लेट्स से 5 मीटर है, सही है, और मैं आपसे कह दूं कि इसका आप इस तरह कर लो, रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, तो आपने इसका रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करना है? योर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। तो ए आपका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर वैल्यू इज गिवन टू दैट इज 2 मीटर, तो वो आपका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेंथ आपका 5 मीटर हो जाएगा। रो आपका क्या होगा? तो रो आपने मुझसे पूछना है कि सर कौन सा मटेरियल है,
अगर कॉपर होगा तो कॉपर आपके पास शीट होगा, ओके, और वहां पे आपको रेजिस्टिविटी के वैल्यूज होंगे। तो वहां पे आपने देखना है कि कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, सिल्वर के लिए क्या है, गोल्ड के लिए क्या है, सही। तो दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड इट हैज फिक्स वैल्यू। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद आप इस तरह कर लेते हैं कि पास पेपर की तरफ बढ़ते हैं।